हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म के लेक्चर नंबर सेकंड में सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट कर लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर में जितने आते थे जैसे कि रिंग चेन आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर या फिर फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमर और मेटामरिज्म, जितने आइसोमर थे स्ट्रक्चरल आइसोमर का सब कुछ कंप्लीट कर लिया था हमने लेक्चर नंबर सेकंड में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के जितने पार्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे जहाँ तक आज पॉसिबल है। आज ट्राई करेंगे कि जियोमेट्रिकल के आइसोमरिज्म में जो है उनको कंप्लीट कर लिया जाए। स्टीरियो में दो आते हैं, एक जियोमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है, तो पहले हम कंप्लीट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हम स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके कंप्लीट पूरा डिटेल्स जो भी होते हैं वो कैसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमर पहचानेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जो आइसोमरिज्म है, आइसोमरिज्म के कितने कैटेगरी पढ़े थे। आइसोमरिज्म के पहले हमने पढ़ा था एक स्ट्रक्चरल और एक हमने पढ़ा था स्टीरियो। ठीक है, तो स्टीरियो में दो कैटेगरी, स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। अब स्टीरियो में दो कैटेगरी पढ़ेंगे। एक कैटेगरी होगी जिसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, जीआई शॉर्ट में हम लिखेंगे इसके लिए। और एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और साथ में एक और हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म में ही, और वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कन्फर्मर्स। ठीक है, कन्फर्मर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब हम कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है, इनको पहले देखते हैं कि इट एराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N या फिर C डबल बॉन्ड O एंड N डबल बॉन्ड N। ठीक है, या फिर साइक्लो एल्केन्स। ये ऐसे कंपाउंड्स में होते हैं जिसमें फ्री जो होता है ना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, जैसे कि लिखा हो कि एराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और नॉट इंटर कन्वर्टिबल। जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है ना वो रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब जो पाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है ना वो 62 किलो कैलोरी जूल होता है। ठीक है ना, सॉरी जूल नहीं, 62 किलो कैलोरी। ठीक है, और ये इसके हाई मतलब इतने एनर्जी होने की वजह से वो जो रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम डायस्टोरियोमर्स भी बोलते हैं। समटाइम्स हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होते हैं उनको डायस्टोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो एरियल डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डायस्टोमर का जो मतलब होता है, इसका मतलब कि मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉट लिख देते हैं, नॉट मिरर इमेज। ठीक है, उनको हम डायस्टोमर बोलते हैं। और एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट नहीं है ग्रुप के बीच में तो हम वो कहेंगे वो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मेन इसमें एरियल डिस्टेंस का ही खेल है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। और कैन बी सेपरेट, मतलब कि इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। और सेपरेट जो होता है वो किसके बेसिस पे कर सकते हैं, ड्यू टू फिजिकल डिफरेंस। ठीक है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है उनके वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एरियल डिस्टेंस क्या होती है उनको हम थोड़ा देखते हैं। एरियल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप ए है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम इसको L1 कंसिडर कर लें और यहाँ पे वही सेम ग्रुप अगर इसको हम L2 कंसिडर कर लें, तो दोनों में देखेंगे जो L1 और L2 है, तो L2 जो होगा वो ज़्यादा होगा L1 से। ठीक है, मतलब कि सिंपली कह सकते हैं कि L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2। दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इक्वल होते तो फिर ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के पहली कंडीशन है कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, और दूसरा एक और, अगर मान लो कि सेम ग्रुप आ जाए, जैसे जो C डबल बॉन्ड C हो ना, इन दोनों के बीच में अगर जो कार्बन है, अगर जो ग्रुप अटैच है अगर वो सेम हो जाए तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसके बीच में। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे अगर हम ये निकाल लें एरियल डिस्टेंस, यहाँ पे ये L1 है तो यहाँ पे जो होगा ये भी L1 होगा। अब इन दोनों के बीच निकालेंगे, सब तो ग्रुप सेम ही है, अब किसके बीच निकालना है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए, तो ये भी एक कंडीशन है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए, उनको हम अब पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा कंपाउंड्स,
उनकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। रेस्ट्रिक्टेड साइड का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन पे जो ग्रुप होना चाहिए ना वो डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप है ना, ये डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तभी जाके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेंगे, ये और इस साइड के भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड के, दोनों साइड के जो ग्रुप हो ना वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों साइड के ग्रुप डिफरेंट हैं तब जाके वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये है ए और बी, ऐसा नहीं मतलब ये दोनों, जैसे इधर ए बी है तो इधर भी ए बी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इधर ए बी है तो इधर कुछ और भी ग्रुप हो सकते हैं, बट ये है कि एक कार्बन पे ये जो दो ग्रुप हो ना वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, बस ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आइसोटोप्स में अगर हम C12 लिख दें और C14, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप माने जाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन 14 लिख दें या फिर नाइट्रोजन 15 लिख दें, ये अगर ये दोनों, एक में नाइट्रोजन 14 एक में नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट है तो उस कार्बन के दोनों डिफरेंट ग्रुप माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, मींस एग्जिबिटेड और नॉट। कौन कौन से कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे इसमें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल से, क्या इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है? ये ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ये दोनों ग्रुप देखें तो सेम है। अगर सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, इसके लिए लिखेंगे नो, ठीक है। इस दूसरे कंपाउंड में देखेंगे ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है, हाँ बिल्कुल ये डिफरेंट है, ठीक है। अब हम राइट साइड में देखेंगे, क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ ये भी डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट है दोनों साइड, तो हम बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। इसमें देखेंगे क्या ये दोनों अलग है? ये दोनों अलग है, ये भी दोनों अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये आइसोटोप्स हैं और ऑक्सीजन जो 16, ये वाला ऑक्सीजन अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ऑक्सीजन 16 मानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन 18 है और दो आइसोटोप एक दूसरे जो होता है ना वो अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो हम उनको अलग अलग ग्रुप कंसिडर करेंगे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन पे एक इधर ग्रुप है और यहाँ पे एक हिडन है जो कि हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी देखें तो एक हाइड्रोजन होगा और ये पूरा अलग ग्रुप है, मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इस साइड भी देखें कार्बन पे, तो इधर जाएंगे तो एक कार्बन, फिर एक यहाँ पे कार्बन, नीचे भी जाएंगे तो एक कार्बन, मीन्स दोनों साइड जब हम जा रहे हैं तो हमें सेम ग्रुप डिफरेंट को देखने को मिल रहा है, मीन्स कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। फिर इस वाले कंपाउंड में देखें 6 नंबर में, तो ये दोनों, ये तो सेम ग्रुप लग गया, इसमें तो और नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे नो, ये भी आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इस वाले कंपाउंड में देखें तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। लेफ्ट साइड इस कार्बन पे देखें तो इधर से कार्बन, इस पर एक मिथाइल ग्रुप लगे है, नीचे से एक कार्बन, इस पर कोई ग्रुप नहीं गया, मीन्स कि जो ऊपर है और ये नीचे को है ये दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। हम देखेंगे बस डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, अगर डिफरेंट है तो शो करेगा। इस कार्बन पे देखें तो ये ग्रुप डिफरेंट है और ये भी, सॉरी ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये CH3 है, मिथाइल है, तो दोनों सेम हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हो गए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही से लिख दें, ये नो, ठीक है ना, क्योंकि शो नहीं करेगा। इस कार्बन पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये मिथाइल, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, मीन्स ये भी शो करेगा, दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप हैं। इस कार्बन पे मिथाइल है, ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे जिस कार्बन पे अगर मीन्स जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर किसी एक कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग हो और दूसरे वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन उस पर भी दोनों ग्रुप अलग हैं, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम कैसे पहचानेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने पढ़ा था चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन, फंक्शनल, ये सब पढ़ा था ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी वैसे ही टाइप्स होते हैं। तो पहला जो केस हम पढ़ेंगे ना, इस केस में पढ़ेंगे केस 1 C++C, मीन्स जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट होगा वो C++C होगा, और उसमें एक पहला केस आएगा सिस ट्रांस वाला, ठीक है ना। सिस ट्रांस को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड सिस है कौन सा ट्रांस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सिस, अदरवाइज ट्रांस। मीन्स अगर सेम ग्रुप, सिमिलर मतलब कि जो सेम ग्रुप है, ठीक है ना, सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो उसको हम बोलेंगे सिस। और अगर डिफरेंट साइड है, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड मतलब कि डिफरेंट साइड लिखना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम लिखें अपोजिट साइड, ठीक है ना। अपोजिट साइड लिखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, उसको बोलेंगे ट्रांस। जैसे कि जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है,
किसी एक को पकड़ सकते हैं, जरूर नहीं सिर्फ क्लोरीन, हम हाइड्रोजन को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्लोरीन को देखें, क्या यहाँ पे सेम साइड है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम साइड है ना, इसको बोलेंगे सिस। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन अगर दोनों देखें तो ये अपोजिट साइड है, ठीक है ना, एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। या फिर सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो सेम साइड है, तो इसकी वजह से सिस, यहाँ पे हाइड्रोजन है ये अपोजिट साइड है, तो इसकी वजह से भी ट्रांस। मीन्स हम किसी दो ग्रुप को देखेंगे जो मतलब सेम हो, उसी को देखना है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें आता है ईजेड सिस्टम। ये तो सिस ट्रांस वाला हो गया जो आप अब पहचान सकते हैं। सिस ट्रांस के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ईजेड सिस्टम। ईजेड सिस्टम में जो ई होता है ना, उसका मीनिंग होता है, उसको पढ़ते हैं एंटीगोन, ठीक है ना, एंटीगोन। और जो जेड होता है उसको बोलते हैं जुसामन, ये साइंटिस्ट के नाम से आया, ठीक है ना। इसको जनरली हम ईजेड सिस्टम बोलते हैं। तो इसके लिए एक रूल्स पढ़ते हैं, उस रूल्स के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड ई आइसोमरेज शो करेगा या जेड, ठीक है ना। तो CIP रूल्स के थ्रू हम पहचानेंगे। CIP रूल्स हम पहले जानेंगे होता है क्या है कि ये तीन साइंटिस्ट हैं, कैन, इनगोल्ड और प्रीलॉग। कॉन, इनगोल्ड और प्रीलॉग ने मिलकर एक रूल्स बनाया था जो कि बेसिकली एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। मीन्स कि जिसकी उन्होंने बोला था तीनों मिलके कि अगर एटॉमिक नंबर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो रूल नंबर 1 क्या है, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, दोनों में एटॉमिक नंबर किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की, तो हम बोलेंगे इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम ले लें कार्बन और एक ले लें फ्लोरीन, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो फ्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा। मीन्स जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, हर कार्बन पे देखेंगे प्रायोरिटी, ठीक है ना। जैसे जो C++ है, इस कार्बन पे देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पहला एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसको 1 दे देंगे, ठीक है ना। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसको हम 1 दे देंगे, ठीक है ना। इधर देखें फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा, इसको 1 दे देंगे। और अगर सेम साइड आ गया, जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर सेम साइड, यहाँ पे लिखा है ना कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, देन उसको हम बोलेंगे Z, तो ये Z हो गया। और यहाँ पे देखें हायर प्रायोरिटी नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन को जाएगा 1, और इस साइड में देखें तो ब्रोमीन पे जाएगा, यहाँ भी सेम साइड है ना, तो सेम साइड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे Z। मीन्स कि अगर हायर प्रायोरिटी जो ग्रुप है अगर वो सेम साइड आ गया तो हम उसको बोलेंगे Z, और अगर अपोजिट साइड आ गया तो उसको बोलेंगे E, ठीक है। तो हम सेम साइड है या अपोजिट साइड है, उससे हम देख के बता सकते हैं कि वो कंपाउंड ई सिस्टम शो कर रहा है, ई आइसोमरेज या Z आइसोमरेज, ठीक है। जैसे इसके एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे हम पहचानते हैं कि कौन EZ सिस्टम में कौन E शो करेगा, कौन Z, ठीक है। इसमें देखें तो लेफ्ट इस वाले कार्बन पे इसको 1 जाएगा क्योंकि क्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी। जो भी हायर प्रायोरिटी ग्रुप होता है ना, उसको बस हम एक बार नंबरिंग करके देख लेते हैं सेम साइड है कि अपोजिट, ठीक है। अगर वो सेम साइड रहा तो फिर आसानी से हम पहचान सकते हैं Z होगा, और अगर अपोजिट साइड है तो हम ईजिली कह सकते हैं कि E होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ने इसको भी 1, ये भी Z। खैर अभी तक जो भी एग्जांपल हमने किया उसमें सब के सब Z ही आए हैं, क्योंकि जो भी हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो सेम साइड लगा है। जैसे इस दूसरे एग्जांपल में और देखें, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसको प्रायोरिटी 1 जाएगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, इसमें भी Z ही आ गया, ठीक। मीन्स अभी तक जितने एग्जाम्पल किए सब में Z ही आ जा रहा है। फिर नेक्स्ट इस लास्ट वाले एग्जांपल में देखें, लास्ट के एक और एग्जांपल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की, तो इसको 1, और इधर फ्लोरीन कार्बन में से फ्लोरीन, तो इसको 1। यहाँ पे दोनों अपोजिट आ गए, अब यहाँ पे अपोजिट आ गए तो इसको हम बोलेंगे E, ठीक है। मीन्स के कई बार हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कंपाउंड्स जो EZ सिस्टम कर रहा है वो सिस ट्रांस भी हो सकता है और सिस ट्रांस नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें तो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमरेज ये कंपाउंड शो कर रहा है, तो हाँ जियोमेट्रिकल आइसोमरेज बिल्कुल शो कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेगा। अब हम इसी कंपाउंड में देखेंगे क्या ये कंपाउंड सिस ट्रांस शो कर रहा है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस के लिए हम सेम ग्रुप देखते हैं। क्या चारों ग्रुप सेम है, नहीं, इसमें चारों ग्रुप ही डिफरेंट है, तो सिस ट्रांस हम नहीं बता सकते इस कंपाउंड में। सिस ट्रांस क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जो चारों कंपाउंड है ना, वो चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग है। बट EZ सिस्टम बता सकते हैं, EZ में कौन सा शो कर रहा था, E, ठीक है। तो कंपाउंड सिस ट्रांस जो शो कर रहा है वो EZ भी शो कर सकता है, बट कंपाउंड और जियोमेट्रिकल आइसोमरेज भी, बट जो जियोमेट्रिकल आइसोमरेज शो कर रहा है EZ, वो ज़रूरी नहीं कि सिस ट्रांस शो करे नहीं, बट अगर सिस ट्रांस कर रहा है तो EZ कर सकता है, बट अगर EZ कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिस ट्रांस भी शो करे, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए 2 हम सेम ग्रुप को देखते हैं, क्या सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ठीक है ना, तब हम पहचानते हैं। अब CIP रूल में रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 में है कि इफ़ एटॉमिक नंबर
ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट एटम सेम मिल जाता है, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। तब हम नेक्स्ट एटम के लिए जाएंगे, वही रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे लेफ्ट वाले साइड में, पहले देखें तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है, अब यहाँ तक सेम हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई तो इधर 1 आ गया। ठीक, राइट साइड में जाके देखें, पहले कार्बन फिर कार्बन है, फिर उसके बाद इस कार्बन पे पहले 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, मतलब 2 हाइड्रोजन होगा और 1 कार्बन होगा, और इस कार्बन पे तीनों का तीनों हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन तो पहले सेम हो गया, पहले सेम वाले को कैंसिल कर देते हैं। एक्स्ट्रा क्या है, ये सी है ना, और ये सी की वजह से क्या है, यहाँ इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे दोनों 1 1 अपोजिट साइड है ना, इसको बोलेंगे ई, अपोजिट साइड आएगा तो ई होगा। ठीक है, तो ये रहे रूल नंबर 2 कि अगर पहला का एटम सेम हो जाए तो हम नेक्स्ट एटम के लिए मूव करेंगे, इफ़ नेक्स्ट एटम भी सेम तो देन उसके नेक्स्ट एटम के लिए ऐसे मूव कर। जनरली 1 से 2 एटम जाना पड़ता है, उतना में हो जाता है क्वेश्चन, और उससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स, जब आइसोटोप्स का केस आ जाए तो उस केस में क्या होता है, आइसोटोप्स के केस में हायर मास नंबर जिसके हो गए उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन 16 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन 18 की। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में प्रायोरिटी ड्यूटेरियम की ज़्यादा, क्योंकि इसकी मास नंबर ज़्यादा, तो ये Z शो करेगा। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन की ज़्यादा तो 1, नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 15 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 15 की मास नंबर ज़्यादा तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे भी Z होगा। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स के भी होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड का मतलब कि वहाँ पे 2 बार उस एटम को कंसिडर करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 3 बार। जैसे कि इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड रिंग्स, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बट ये सेम एटम्स इन्वॉल्व होंगे तभी होगा। अगर डिफरेंट एटम जैसे कि कार्बन अगर इन्वॉल्व है सब में तो फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला का ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बट अगर डिफरेंट एटम आ गया, जैसे C डबल बॉन्ड C हो गया, उसके साथ साथ C डबल बॉन्ड N आ गया, या C डबल बॉन्ड O आ गया, या N डबल बॉन्ड N आ गया, तो डिफरेंट एटम के लिए ये रूल अप्लाई नहीं है, ये सिर्फ सेम एटम के लिए। लिख देते हैं फॉर सेम एटम्स। खैर वहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे फॉर व्हेन सेम एटम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी तो खैर ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे है अगर सेम एटम है तो। बट अगर डिफरेंट, जैसे C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड ये सेम एटम है तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। बट अगर हम डिफरेंट एटम लेके आ जाएँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखा है डिफरेंट एटम्स का। अब इसमें देखेंगे डिफरेंट एटम्स में, तो C डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, बट इसकी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मास नंबर हमेशा ज़्यादा होता है कार्बन से, इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 बार कार्बन कंसिडर करेंगे और यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, इसलिए C ट्रिपल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है N से, इसलिए इसमें इसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे। सेम ऐसे ही बाकी के हैं, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, हम नेक्स्ट एटम मूव करके देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इस कंपाउंड में अगर देखें तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड C है, तो पहले इस कार्बन, इस वाले को अगर हम देखें ना तो सिंपली कह सकते हैं एक बार कार्बन होगा, फिर एक और बार कार्बन, फिर हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन, तो पहले हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, फिर कार्बन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 3 बार नाइट्रोजन होगा इस कार्बन से, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा तो इसकी होगी। फिर इस कार्बन देखें C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और आपको पता है यहाँ पे पहले वाले से मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O की ज़्यादा होगी C डबल बॉन्ड H, क्योंकि CHO में C डबल बॉन्ड OH ऐसे होता है, तो इसकी ज़्यादा हो गई, तो इसमें दोनों सेम साइड आ गया तो ये Z होगा। ठीक है, तो ऐसे हम पहचान करेंगे जब अगर डिफरेंट एटम, अगर मतलब पहला एटम सेम हो जाए तो नेक्स्ट एटम के लिए मूव करेंगे, और वो भी मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएँ, तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट इन C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड प्लस OH, मतलब यहाँ पे प्लस OH क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर अपना दिया होगा इसलिए प्लस है। ठीक है ना, और N डबल बॉन्ड N, इसमें डबल बॉन्ड के वजह से जो रेसिप्रोकल रोटेशन है उसके वजह से जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है वो कैसे पहचानेंगे। जैसे पहले में C डबल बॉन्ड N है, ठीक है ना, तो C डबल बॉन्ड N में एक तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई ग्रुप में मतलब हाइड्रोजन NH2 OH में से कोई भी हो सकता है। और ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों हमेशा डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो लोन पेयर होता है ना, इसको एक डिफरेंट हम ग्रुप मानते ही हैं। लोन पेयर ऑलरेडी एक डिफरेंट ग्रुप होता है बाकियों से। ठीक है ना, और इधर भी डिफरेंट है, तो इस पहले वाला हम बोलेंगे ये भी दोनों डिफरेंट है ना, तो बोलेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा पहला वाला। ठीक है ना, मीन्स ऐसे हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पे ये दोनों क्या डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो ये शो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर भी डिफरेंट है। फिर इस वाले में देखें तो ये भी दोनों डिफरेंट है, और इधर भी दोनों डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा। सिर्फ हमें ये देखना है डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और लोन पेयर हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया, इधर भी दोनों डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा।
फिर इस वाले में देखें तो ये लोन पेयर है, ठीक है ना, और ये फिनाइल है, और इधर लोन पेयर है और ये फिनाइल है, मतलब इधर भी डिफरेंट है और इधर भी डिफरेंट है। दोनों साइड अगर डिफरेंट है मीन्स ये भी शो करेगा। और इस वाले में देखें तो लोन पेयर हाइड्रोजन, इधर भी लोन पेयर हाइड्रोजन, तो ये भी शो करेगा। अब इसमें क्या है कि ये जो दो कंपाउंड है ना, इनको मैं थोड़ा सा बॉक्स बना दे रहा हूँ। ये जो दो कंपाउंड है इनको एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा का हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमरीन शो करेगा। इसका रीज़न क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमरीन शो करने का? क्योंकि जो लोन पेयर है दोनों साइड नाइट्रोजन पर अटैच है ना, जो N डबल बॉन्ड N होता है ना, इसमें क्या है कि एक लोन पेयर तो दोनों साइड रहेगा। अब उसके साइड हम कोई भी आइटम इधर इधर अटैच करते हैं तो दोनों नाइट्रोजन पे अलग अलग ग्रुप तो होंगे ही। अगर अलग अलग ग्रुप होगा, यहाँ पे सॉरी ये लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप होंगे, मीन्स ये हमेशा का हमेशा N डबल बॉन्ड N ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने C डबल बॉन्ड C का केस पढ़ा। अब हम केस 2 पढ़ेंगे C डबल बॉन्ड N का, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड N का जो केस पढ़ेंगे तो इसमें पहला केस पढ़ेंगे सिन एंटी का। अब सिन एंटी क्या केस होता है, कैसे पहचानते हैं उसको एक बार देखते हैं। सिन एंटी का मतलब कि एक सेम साइड या अपोजिट, सेम वही के बस नाम अलग है, बाकी सब कुछ प्रोसीजर पहचानने का तरीका सबको सेम वही है, बस नाम अलग होते हैं। तो इसमें एक एल्डोक्सिम पढ़ेंगे। एल्डोक्सिम में क्या होता है, इफ़ OH एंड H आर ऑन द सेम साइड देन सिन। अगर OH और H जो होगा अगर सेम साइड होगा, OH और H अगर ये सेम साइड होगा तो सिन होगा, अदरवाइज एंटी, ठीक है ना। अब एल्डोक्सिम आता कैसे है, तो जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड को लिख दे रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप का जब NH2OH से रिएक्शन होता है तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड N, यही जो बॉन्ड है ना, यही होता है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, यही बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इसी के हम बीच में देखते हैं रेस्ट का रोटेशन यहीं पे होता है और यहीं से हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो ये एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम, अगर कीटोन होगा तो कीटोक्सिम, एल्डोल होगा तो एल्डोक्सिम, एल्डिहाइड होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन सेम साइड है, सेम साइड है, तो हम बोलेंगे ये शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। हमें बस देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए सेम साइड है या अलग, तो और ये शो भी करेगा तो इसमें क्या होगा, ये सिन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन और OH दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट साइड है, तो इसको हम बोलेंगे ये एंटी होगा। तो सिन और एंटी में अगर OH H सेम साइड हुआ तो सिन और अपोजिट साइड हुआ तो एंटी, ठीक है। ये तो रही एल्डोल की बात। मतलब एल्डिहाइड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड H एक रहता ही है, इसलिए उस केस में एल्डिहाइड का जो केस होता है ना, तो हम जनरली H और OH से देखते हैं। बट अगर केस कीटोक्सिम का आ जाए ना, तो कीटोक्सिम के केस में हम OH के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जो OH है ना इसके रेस्पेक्ट में हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम CH3 के रेस्पेक्ट में देखें तो CH3 इसके लिए क्या है, अपोजिट है। CH3 अपोजिट है तो हम लिखेंगे सिन, सॉरी यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे एंटी लिखेंगे, एंटी मिथाइल, क्योंकि CH3 के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो एंटी मिथाइल। अब फिर इथाइल, इधर एक इथाइल ग्रुप है ना, ये लिखेंगे इथाइल ऑक्सीम। और वही अगर हम इसके रेस्पेक्ट में लिखें इथाइल के, तो इथाइल एच के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये है सिन, और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये एंटी है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये एंटी, ठीक है। तो सिन के रेस्पेक्ट में अगर हम इथाइल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीम, ठीक है। अब जैसे इस वाले कंपाउंड में देखें तो सिर्फ हमें एक पकड़ना है, OH के रेस्पेक्ट अगर मिथाइल को देखें तो ये क्या है, सिन, तो यहाँ पे लिखेंगे सिन मिथाइल, उसके बाद से लिखेंगे फिनाइल ऑक्सीम, ठीक है। ये हमने CH3 मतलब मिथाइल के रेस्पेक्ट में लिखा। और वही अगर हम यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में लिखें फिनाइल के रेस्पेक्ट में, तो ये इसके लिए क्या है, एंटी, मतलब अपोजिट है ना, तो इसके लिए एंटी है, तो हम लिखेंगे एंटी फिनाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल ऑक्सीम। मीन्स कि जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं वो देखेंगे सेम साइड है कि अपोजिट। अगर हम जैसे यहाँ पे CH3 के रेस्पेक्ट में जब लिखा है तो CH3 OH के रेस्पेक्ट में अपोजिट है तो लिखेंगे एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सीम। और अगर CH2 CH3 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे मीन्स कि इथाइल के रेस्पेक्ट में, तो इथाइल OH के लिए क्या है, सेम साइड है, तो उसके लिए लिखेंगे सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीम। ऐसे पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
केस 3 है N डबल, जैसे केस 1 C, केस 2 पढ़ा C, अब केस 3 में N। और यहाँ पे तो दोनों साइड N में तो होता ही है अपोजिट ग्रुप, ये तो ऑलवेज कह सकते हैं, लिखा है ना, इफ़ ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सीन अदरवाइज एंटी। अब ग्रुप्स को भी पहचानना है सेम ही कि अलग है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो दोनों साइड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर एक लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है दूसरा ग्रुप अलग, इस कार्बन नाइट्रोजन पे दूसरा ग्रुप ये होगा अलग ही होगा। कोई भी यहाँ पे ग्रुप अटैच करता है इससे तो अलग ही होगा, मतलब दोनों साइड देखें तो दोनों साइड यहाँ पे हमेशा डिफरेंट ही आएगा N के केस में। अब सिर्फ देखना है किसी एक रेसिड्यू में, जैसे यहाँ पे लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर क्या है, सेम साइड है ना, तो लोन पेयर अगर सेम साइड आ गया तो इसको हम बोलेंगे सिन, और यहाँ पे अपोजिट साइड आ गया तो इसको बोलेंगे एंटी। तो इसमें भी सेम एंटी चलता है, बट वो लोन पेयर के रेस्पेक्ट में देते हैं। हाँ, जो बाकी के डिफरेंट है उसके रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो फिनाइल है ये सेम साइड है ना, इसके रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, और यहाँ पे फिनाइल है इसके रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं। तो हम किसी के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं कि सेन है कि एंटी है, ठीक है। तो अभी तक जितने पढ़ा हमने उस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी दे रखा है, उसको चलिए करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये इसको पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब शो कर देखेंगे कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, तो उसके लिए सिंपली हमें बस ये देखना है जहाँ पे C है उस कार्बन पे देखेंगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे C यहाँ पे है ना, क्या इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ ये दोनों डिफरेंट है। फिर उसके बाद से इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे ये पूरा ग्रुप अलग है और ये अलग है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इस कार्बन पे, ये वाला कार्बन पे ये और ग्रुप ये, या अगर यहाँ पे कोई नहीं लिखा है ना तो ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, इसको मिथाइल ग्रुप मानते हैं। तो ये दोनों अलग है और इधर फिनाइल है इधर इथाइल है, ये भी अलग है, तो ये भी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप सेम आ गया, अगर ये दोनों ग्रुप सेम आ गया तो हम बोलेंगे ये डिफरेंट नहीं है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। इसमें ये वाला C है, ठीक है ना, तो ये ग्रुप और ये भी डिफरेंट है, और ये दोनों डिफरेंट है ना। अब ये नहीं कि हम इधर देखेंगे, जैसे इसमें क्या है कि हमने उल्टा कर दिया, उसको C को ऊपर नीचे कर दिया, एक ये कार्बन एक ये, तो ये दोनों इधर से देखेंगे, ये दोनों डिफरेंट है, हाँ ये डिफरेंट है, क्या ये दोनों डिफरेंट है, हाँ ये भी डिफरेंट है, तो हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। EZ सिस्टम इसमें पहचानते हैं। EZ के लिए हम क्या करेंगे, CIP रूल हम सिंपली अप्लाई करेंगे। CIP रूल मतलब कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, यहाँ पे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, किसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो इसकी प्रायोरिटी 1। यहाँ पे कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, अब नेक्स्ट एटम मूव करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो मतलब इसमें यहाँ कार्बन आएगा ना, तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगा, तो ये Z हो जाएगा, दोनों सेम साइड आ गया। इसमें देखेंगे क्लोरीन और कार्बन में, क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ भी ऑक्सीजन, अब यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन, तो इसकी ज़्यादा होगी, ये भी 1, तो ये भी Z हो जाएगा, ठीक है। EZ पहचाना, बस हमें CIP रूल आना चाहिए, CIP रूल से आसान से पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड Z और अगर अपोजिट साइड हुआ तो E, ठीक है। फिर आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं, तो हमें C में देखेंगे क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ ये डिफरेंट है, क्या इधर ये डिफरेंट है, ये मिथाइल है ये CH3 है, ठीक है ना मिथाइल, और ये इथाइल है मीन्स CH2 और यहाँ पे CH3 होगा, ये दोनों डिफरेंट है, ये शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, ये भी E2 लिखा है मतलब C2H5 भी है, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गया तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, भले इधर डिफरेंट है बट एक साइड भी अगर सेम आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सिस ट्रांस, इसमें सिस ट्रांस पहचानना है, बस सेम ग्रुप हमें देखना है, क्या ये सेम ग्रुप, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, अपोजिट साइड है ना, अपोजिट है तो इसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड है। यहाँ पे सेम ग्रुप किसी एक को भी देखें, क्योंकि दोनों साइड OH इधर भी, हाइड्रोजन को ही देख लें, हाइड्रोजन सेम साइड है ना, सेम साइड हो गया तो ये सिस हो गया। किसी भी एक ग्रुप को देखें जो दोनों साइड हुआ और वो अगर सेम साइड हुआ तो सिस, अपोजिट हुआ तो ट्रांस, ठीक है, सिंपली ऐसे पहचानना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट और नॉट, ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होगी। जैसे कि हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं ना, तो हमेशा C वाला ढूंढते हैं, जहाँ पे C साइड है प्रेजेंट है वहीं देखेंगे, तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ इसमें देखेंगे तो इस कार्बन पे देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि अगर इसको देखें तो इस पे यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो दोनों सेम है ना, अगर दोनों सेम हो गया तो चाहे इधर ये कितना भी, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप ही डिफरेंट है और ये कि इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ भले डिफरेंट है बट इधर सेम हो गया तो ये बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
हमें सिंपली देखना है C डबल बॉन्ड C वाले साइड पे, मीन्स जहाँ भी C डबल बॉन्ड C साइड है ना सिर्फ वहीं चेक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये C डबल बॉन्ड C साइड है, इस कार्बन पे देखें तो दोनों इस कार्बन पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ तो शो नहीं करेगा। इस कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, मतलब इस वहाँ पे एक ऐसा हाइड्रोजन होगा एक क्लोरीन होगा, तो ये डिफरेंट है इधर, क्या इधर डिफरेंट है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक है ये पूरा डिफरेंट, ये जो पूरा ग्रुप है ना, एक मिनट, ये पूरा ग्रुप ही इस पे एक डिफरेंट है इस कार्बन पे, तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे शो करेगा। अगर किसी कंपाउंड में एक भी C डबल बॉन्ड C ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, चाहे वो कितना भी 3 और 4 डबल बॉन्ड साइड क्यों ना हो। जहाँ पे एक भी अगर डबल बॉन्ड शो कर दिया तो पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने आज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शुरू किया था, और जो उसके कुछ बेसिक चीज़ें थी कि क्या कंडीशन हो सकती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पहचानने की, वो सब हमने सीखा और वो सब जाना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसका जो अभी केस 3 पढ़ा, मतलब केस 1 में C डबल बॉन्ड C, केस 2 में C डबल बॉन्ड N और केस 3 में N डबल बॉन्ड N, ये 3 केसें हमने पढ़ा केसेस, ठीक है ना। अब हम केस 4 पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स में। साइक्लो एल्केन्स जो होगा, जो साइक्लो एल्केन्स, तो वो केस थोड़ा सा इनसे थोड़ा हल्का सा अलग है, तो उनके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स वाला जो केस है वो, और उनके साथ साथ उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ कुछ स्पेशल केस आती हैं जैसे कि क्यूमिलीन्स हो गया, स्पायरेंस हो गया, तो वो सारी जो स्पेशल केस है और जो साइक्लो एल्केन्स वाले हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से हम साइक्लो एल्केन्स वाला पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर नंबर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कैसे कैलकुलेट, जैसे हमने कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ फार्मूला होते हैं, ठीक है ना। तो उन फार्मूला को इसके बाद पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लो एल्केन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।